नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। आज के इस इतिहास के वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्यन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। मौर्य शासकों ने साम्राज्य की स्थापना के साथ प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की। इसके लिए मौर्यों ने प्रशासन का उद्देश्य भी निश्चित किया और मौर्यकालीन प्रशासन का उद्देश्य राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के साथ साथ उसे शक्तिशाली भी बनाना था। इसके लिए सैन्य व्यवस्था, नौकरशाही, आर्थिक गतिविधियों पर विशेष बल दिया गया, जिससे कि राज्य को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यकालीन प्रशासन का ढांचा तैयार किया और अशोक ने इसे लोक कल्याणकारी तथा उदार बनाने का प्रयास किया। मौर्यकालीन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख से मिलती है। इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास में पहली बार मौर्यों ने प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन को स्थापित करने के पीछे मौर्यों का उद्देश्य क्या था। प्रशासन का उद्देश्य, मौर्य शासकों का केंद्रीय प्रशासन स्थापित करने के पीछे उद्देश्य यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रशासन में विकास, राजशक्ति के सुदृढ़ करने और आर्थिक हितों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया। सारी शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित कर दी गई। राजकीय नियमों को भंग करने वालों के लिए अर्थदंड और शारीरिक दंड की व्यवस्था की गई। आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए समस्त आर्थिक गतिविधियों पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया गया। राजशक्ति को सुदृढ़ करने के लिए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण, उसके रख रखाव, युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले मवेशियों के रखने पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया गया। साथ ही हम देखते हैं कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन में पहली बार गुप्तचर प्रणाली की भी शुरुआत की गई। गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि मौर्यकालीन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में इन समस्त व्यवस्थाओं के साथ अपने शत्रुओं, अपने पदाधिकारियों और नागरिकों पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया जा सका, जिससे कि केंद्रीय प्रशासन समुचित ढंग से चल सके। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की संरचना की। केंद्रीय प्रशासन की संरचना में हम यहाँ देखते हैं कि सबसे निचले पायदान पर ग्राम का प्रशासन था। ग्राम प्रशासन से ऊपर नगर प्रशासन, नगर प्रशासन से ऊपर प्रांत का प्रशासन और सबसे ऊपर केंद्र का प्रशासन, जिसके शीर्ष पर राजा होता था। राजा राज्य का सर्वोच्च सत्ताधिकारी होता था। राज्य की समस्त शक्ति उसके हाथों में केंद्रित होती थी, किंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। उसका काम प्रजा की भलाई करना था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद के सदस्यों को अमात्य कहा जाता था, जिसका चुनाव उपदा परीक्षण के बाद किया जाता था। इन मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। पण मौर्यकालीन मुद्रा थी और इन मंत्री परिषदों में से कुछ अति महत्वपूर्ण मंत्री भी थे, जैसे कि प्रधानमंत्री, सेनापति, पुरोहित, युवराज। इन सभी को 48,000 पण तक वार्षिक वेतन दिया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन को कई भागों में बांटा गया था और इसमें प्रत्येक में विभाग स्थापित किए गए थे। अर्थशास्त्र में हमें 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर तीर्थ विभागों को कहा जाता था और प्रत्येक विभाग में एक अमात्य नामक अधिकारी नियुक्त होता था, जो कि सीधे सीधे राजा के प्रति उत्तरदायित्व होता था। उसकी सारी स्वामी भक्ति राजा के लिए होती थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मौर्य काल में विशाल नौकरशाही भी थी, जिससे कि केंद्रीय प्रशासन समुचित ढंग से चल सके। मौर्य काल में हमें गुप्तचर प्रणाली भी देखने को मिलती है। यहाँ पर दो तरह की गुप्तचर प्रणाली देखने को मिलती है। एक का संचरा कहा जाता है और दूसरे को संस्था, यानी कि एक लोग एक जगह स्थायी होकर गुप्तचरी का काम करते थे और संचरा के सदस्य घूम घूम कर गुप्तचरी का कार्य करते थे। इस गुप्तचर प्रणाली से अपने शत्रुओं, नागरिकों और पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखना मौर्यकालीन शासकों के लिए बहुत आसान हो जाता था, जिससे कि मौर्यकालीन प्रशासन में किसी भी तरह का मतभेद या विवाद ना खड़ा हो। इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्य शासकों ने एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से अपना प्रशासन का निर्माण किया। धन्यवाद।